डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये है क्या। इसमें पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में जो ओवरऑल हमें पढ़ना है, जो हमें यूज होने वाला है इस चैप्टर में, वो सब पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे लिखा हुआ है इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स। बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है किसमें? 2D प्लेन में। 2D प्लेन मतलब एक्स एंड वाई प्लेन, यानी कि ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। इस प्लेन में अगर हमें किसी भी फिगर को रिप्रेजेंट करना होगा, ज्योमेट्रिकल फिगर को, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से कर सकते हैं। ठीक है। अब किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो बहुत जरूरी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट सबको पता होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बना के है, ठीक है ना, या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल, सपोज ये यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना के है आपको ऐसे करके। ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अलग कोऑर्डिनेट्स है, इस पॉइंट पे अलग कोऑर्डिनेट्स पे है, इस पे अलग है और इस पे अलग है। वो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो उसकी मदद से ये जो है फिगर हम बना सकते हैं। ठीक है ना। इसमें और भी हम स्टडी करते हैं, जैसे इसमें हम स्ट्रेट लाइंस को स्टडी करते हैं, कर्व्स को स्टडी करते हैं, सर्कल्स, इलिप्सिस, मगर वो आपके सिलेबस में वो है नहीं। ठीक है। तो वो आगे क्लासेस में आपको पढ़ना है अगर आप मैथ्स लोगे तो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि जो ये जो प्लेन है, जो मैंने यहाँ पे इरेज करता हूँ, देखो ये जो एक्स वाई प्लेन है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। कार्टेशियन प्लेन है ये। और ये वाला जो है, ये एक्सिस का पॉजिटिव हिस्सा है, एक्स एक्सिस का, और ये वाला नेगेटिव हिस्सा है। ऐसे ही वाई का ये पॉजिटिव हिस्सा है और ये वाई का नेगेटिव हिस्सा है। बात समझ आ रही है? नेगेटिव हिस्सा होने का मतलब, तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है इसका। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ तक आते हैं वापस। देखो यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये मैंने जो आपको बोला, इज अ प्लेन विद अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक ऐसा प्लेन है जिसके अंदर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट एसोसिएट्स ईच पॉइंट इन द प्लेन विद पेयर ऑफ नंबर्स, जो हर एक प्लेन को एसोसिएट करता है पेयर ऑफ नंबर से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे अलग पेयर ऑफ नंबर्स है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है। ये मैच नहीं होते एक दूसरे के साथ, ये अलग अलग होंगे। ठीक है। द टू परपेंडिकुलर लाइंस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो लाइंस दो है, एक ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इनको हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, जो ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस, जो वर्टिकल वाली है इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है। और ये भी मैंने आपको बोला कि जो ये वाला साइड है तो ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है। और ऐसे ही इसका ये नेगेटिव साइड है। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड राइट में होता है और लेफ्ट में नेगेटिव साइड होता है। और बीच में जो पॉइंट है, अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो बीच में जो पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन जो है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एक हिस्सा, इसको हम क्वाड्रेंट वन बोलते हैं, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर। तो इस हिस्से को क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना। बात समझ आई? अब देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव ही क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पे देख लो, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव, और एंड पे दोनों, ये जो वाई एक्सिस है ये नेगेटिव लेकिन एक्स एक्सिस पॉजिटिव। ऐसे करके ये क्वाड्रेंट्स 4 हैं। ठीक है ना। जब आगे 11th में आप पढ़ोगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, तो वहां पे क्वाड्रेंट्स के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको उतना जो पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है। हाँ, बस इतना पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव ये सब कहाँ पे है। ठीक है। इतना पता होना चाहिए क्योंकि आपको मे बी प्लॉट करना पड़े, सो इसीलिए यहाँ पे एक और ये भी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, उसमें ग्राफ बनाना पड़ता है, तो वहां पे भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पता होना चाहिए। अब ये जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे,
जहां पे ये परपेंडिकुलर लाइंस मीट होती है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ओरिजिन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। जो ये ओरिजिन है इसके भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है ना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, ये आप याद रखो। और यहाँ पे आप ये बात याद रखना कि एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा है। क्या है? एब्सिसा। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आप नोट करिएगा। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। अब कोई भी पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो आप इस उस पॉइंट को, सपोज वो पॉइंट पी था, आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो उसको पी एक्स कॉमा वाई हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स, एक्स का अपना कोऑर्डिनेट होगा, वाई का अपना कोऑर्डिनेट होगा, तो आप पॉइंट लिख सकते हो। सपोज आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाना है, तो अगर यहाँ पे x2 है, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है। अगर यहाँ पे y3 है और x2 है तो आप इस पॉइंट को कैसे लिखोगे? 2,3। तो पहले x कोऑर्डिनेट आएगा, उसके बाद ही y कोऑर्डिनेट आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये था पहले जो क्वाड्रेंट सिस्टम है या कार्टेशियन प्लेन था उसके बारे में, और इसके कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है। अभी वापस हम आते हैं। देखो, अब इसमें क्या पढ़ना है? ये हमने पढ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है क्या है? हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमें सेक्शन फॉर्मूला, और एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना, आपको सिलेबस में नहीं है, ये रिड्यूस हो गया है। तो ये आपको थोड़ा सा मैं बोलूंगा, आपको ये तीन चीजें बेसिकली इसमें पढ़नी है। ये तीनों मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ पे यूज होती है और ये इसका जो यूज है और ये कैसे यूज होती है? आप सपोज, ठीक है, आपका ये टाउन है जिसको हम ए टाउन नाम देते हैं। ठीक है। ये टाउन ए है और आपका जो स्कूल है वो बी टाउन में है, या आपका ट्यूशन बी टाउन में है। ठीक है। ए टाउन और बी टाउन, या ए विलेज, और वट जो भी आप बोलोगे। ठीक है। या ए सिटी, ए कंट्री। अब यहां से यहां तक अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, क्या फाइंड आउट करनी होगी? डिस्टेंस। दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करनी होगी तो आप यूज कर सकते हो कौन सी फॉर्मूला? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मगर आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए इसमें? देखो, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ये इसका x1 और फिर y1 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और ऐसे ही ये वाला कोऑर्डिनेट, ये x2 और y2। रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं x1 y1 लिख रहा हूं। ठीक है। वरना ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? सपोज ये ऐसे भी हो सकता है 2,3, ये हो सकता है 4,5, वट जो भी, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो बेसिकली आपको डिस्टेंस निकालने के लिए, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए ताकि आप फॉर्मूला यूज कर सको। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ए कोऑर्डिनेट है, जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, और बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2। अब फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस। सपोज आपको ये ए बी फाइंड आउट करना है तो ये इसकी फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। ये आपको याद रखना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, लेकिन ऊपर रूट आएगा। ठीक है। असल में ये आप प्रूव भी कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये निकाल सकते हो ये। ठीक है। सपोज आपको ऐसे कुछ है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये है आपका बी पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। यहाँ पे इसको आप ट्रायंगल बना सकते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके इस ए बी को आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो ए बी है ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे मैं सी लिखूंगा, ए सी पता होना चाहिए और सी बी पता होना चाहिए। तो ये ए बी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप ये कर सकते हो। अभी हम इसका प्रूफ नहीं देखेंगे। ठीक है। बस हमने डिस्टेंस फॉर्मूला समझनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, क्योंकि आपको याद रखनी है। ठीक है। तो बाकी इसका प्रूफ अगर आपको पढ़ना है तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप कमेंट में बोल सकते हो कि सर इसका प्रूफ भी हमें दिखाओ, तो मैं ये पाइथागोरस थ्योरम से ही हमें इसका प्रूफ मिलता है। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है
क्या इसमें हम क्या देखते हैं, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना आपकी, उसमें यूज होने वाला है फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो था डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। आगे देखते हैं, दूसरी फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो, सपोज आपके पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट जो है आपके पास बी है। ठीक है, आपको जो है ये पॉइंट है सी, यहां पे आपको बोला गया है ये सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब सी जो है ए बी को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। बात समझ आ रही है, नहीं कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आपको बोला जाए ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है x2 y2, आपको बोला गया है कि आप C के कोऑर्डिनेट्स निकालो, आप C का x और y निकालो, ये आपको फाइंड आउट करना है। कुछ बात समझ आई? अब C के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, तो उसके लिए आपको जो फॉर्मूला यूज होगी वो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तभी यूज होगी जब जो C है ये ए बी को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा। अगर ये इसको 2:3 में डिवाइड करेगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं होगी, इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये असल में मिड पॉइंट फॉर्मूला स्पेशल केस है सेक्शन फॉर्मूला का ही। ठीक है, देखो, इसके लिए अगर आपको x और y निकालना होगा, x y के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, तो इसके लिए है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, देखो 10,5 4,1, ठीक है, आप इसको x1 मान लो, y1 मान लो, यहाँ पे x2 मान लो, y2 मान लो, ये आपकी मर्जी है। आप x2 इसको x1 इसको मान सकते हो, इसमें कोई इशू, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 तो 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 5 क्योंकि यहाँ पे y1 है 1, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 प्लस 10 14 डिवाइडेड बाई 2 7 होता है, और 5 प्लस 1 6 बाई 2 3 होता है। तो 7,3 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स। कुछ बात समझ आई? ठीक है, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला तभी यूज होगी जब दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट होगा जो वहां से हमें क्वेश्चन बोलेगा कि ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करनी है। बात समझ आई? ठीक है, दो फॉर्मूलाज पढ़ी, एक पढ़ी डिस्टेंस फॉर्मूला, नाम से ही पता चल रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला किस लिए, किसी भी कोई भी लाइन है उसको एक पॉइंट दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बराबर दो हिस्सों में, तो वहां पे उस बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करनी है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। उसके बाद थर्ड वन, उसके बाद है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब, देखो, अगर आपके पास लाइन एक है ए और बी, ठीक है, दो पॉइंट्स है ए बी आपके पास, और यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज ये सी है। ठीक है, अब ये इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1 M2 रेशियो में, और मतलब रेशियो आप कोई भी ले सकती हो। ठीक है ना, यहाँ पे लिया हो M और N रेशियो, इसकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप M1 M2 ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है बस। बस आपको दिमाग में रखना है कि सी जो है इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर रेशियो में, ठीक है, जो कि बराबर नहीं है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे x2 y2। अब आपको अगर सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप वो निकाल सकते हो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बात समझ आई? देखो, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला में डिफरेंस कहां है? सेक्शन फॉर्मूला में हमें नहीं पता होता है कि रेशियो बराबर नहीं होता है। ठीक है, रेशियो बराबर नहीं होता है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो बराबर होता है। ये स्पेशल केस है ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। जो सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे रेशियो बराबर होता है, वरना फॉर्मूला सेम है। देखो, आपको मैं ये प्रूव भी करूंगा। अभी देखो, आपको सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सी एक्स कॉमा वाई। इसके लिए फॉर्मूला है, ये आपको याद रखनी है, M1 x2 प्लस M2 x1। ठीक है, यहाँ पे इरेज करता हूँ, M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, कॉमा, यहाँ पे कॉमा डालते हैं। ठीक है, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देखो क्या लिखा मैंने, M1 हुआ ये पहला रेशियो, इंटू x2 हुआ ये वाला। ठीक है, फिर प्लस M2 ये वाला रेशियो, और x1 ये वाला रेशियो।
सॉरी रेशियो नहीं, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन रेशियोज का सम m1 प्लस m2। उसके बाद m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बात समझ आई? ठीक है। अब ये है फॉर्मूला, ये आपको याद रखनी है। अब ये स्पेशल केस क्यों है? जो है अब ये जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला स्पेशल केस क्यों है सेक्शन फॉर्मूला का? देखो क्यों, क्योंकि उसमें रेशियो सेम होता है, 1:1 रेशियो होता है। तो यहाँ पे इधर m1 की जगह 1 ही आएगा। अब 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, कॉमा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। यही होता है ना, क्योंकि m1 और m2 का वैल्यू वहां पे 1:1 होता है, 1 होता है, ठीक है। तो x2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 होता है, और ऐसे ही y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो यही तो हमने लिखा था वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला के केस में, यही फॉर्मूला थी ना, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला स्पेशल केस होता है सेक्शन फॉर्मूला का। असल में आपको ये फॉर्मूला ही ज्यादा यूज करनी है। और जहां पे आपको क्वेश्चन बोलेगा कि ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ए बी को सी जो है सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:1 में, तो आप यहाँ वहां पे ये वाली फॉर्मूला भी ईज के लिए लगा सकते हो। बात समझ आई? तो ये था सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। इसके बाद इसके बाद आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक अलग सी फॉर्मूला है। जैसे आपने बहुत सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले होंगे, ठीक है। जैसे आपने वो फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला 9th में पढ़ी है, आपने 1/2 बेस इनटू हाइट वाली फॉर्मूला पढ़ी है, आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू साइड स्क्वायर वो फॉर्मूला पढ़ी है। आप ये भी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के थ्रू भी अगर आपको कोऑर्डिनेट्स बस पता होंगे, ठीक है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो आप ये वाली फॉर्मूला की यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है? ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री से, ये सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सेंट्रॉइड निकाल सकते हो ट्रायंगल का। आप ये यूज करके, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस है इसमें। आप स्लोप निकाल सकते हो, वो स्लोप निकाल सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारी चीजें, ग्रेडियंट वगैरह निकाल सकते हो, बट आपको वो सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। और ये भी आपको सिलेबस में नहीं है, तो ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। पहले था, अभी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉप ही करते हैं। अगर आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक जो पॉइंट आता है, आपको आपको बोला बोला जाएगा, सपोज ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे x1 y1 सपोज। उसके बाद बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x2 y2। उसके बाद सी है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x3 y3। आपको पता है क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा प्रूव दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? प्रूव दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। कोलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, देखो सेम लाइन पे लाई करते हैं। अगर ये ए बी और सी, इनको हम तभी बोलेंगे कि ये कोलिनियर हैं, ठीक है, अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते होंगे। लेकिन यहाँ पे इतना ही काफी नहीं, आपको और भी जानने की जरूरत है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आर पॉइंट इज दैट all lie in the same line whether they are close together, far apart or form a ray, line segment और line। ये कुछ भी लाइन सेगमेंट बनाए, रे बनाए, ठीक है, ये एक ही लाइन पे लाई करने होने चाहिए, ठीक है। जैसे कोल का मतलब है टुगेदर और लीनियर का मतलब है लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स टुगेदर ऑन ए लाइन। जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे एक साथ होंगे तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। बात समझ आई? लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ए बी जो है, ए बी आपको इसमें निकालना होगा, ठीक है। जब आपको बोला जाएगा ना कि ए बी और सी जो है ये प्रूव करो कि ये कोलिनियर है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद आपको बी सी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, बी सी ए वाली डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और ए बी फाइंड आउट करना होगा यूजिंग डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगी। उसके बाद आपको सी ए या फिर ए सी डिस्टेंस फाइंड आउट भी करनी होगी। बात समझ आ रही है? कुछ मैं कुछ समझा रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं? कोलिनियरिटी को समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स पहले निकालने होंगे। अगर ए बी प्लस बी सी, अगर ये बराबर होगा ना सी ए के, तो ये कोलिनियर है। तो क्या है ये? कोलिनियर। देखो अगर ये प्लस ये पूरे इसके बराबर होगा तभी तो कोलिनियर है। अगर ए बी प्लस बी सी ये बराबर नहीं होगा सी ए के, तो ये
कोलिनियर नहीं होंगे, ये नॉट कोलिनियर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो कोलिनियरिटी को मैंने थोड़ा-सा आपको समझाया, क्वेश्चंस में और समझाऊँगा मैं, ठीक है? वहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैंने आपको सिंपली बोला कि अगर ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस इस टोटल डिस्टेंस के बराबर होंगी, तो ये लाइन्स, ये जो पॉइंट्स है, ये कोलिनियर होंगे। तो फिलहाल के लिए आप याद रखो, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अब हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना? ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा, मतलब पढ़ा रहा हूँ, सॉरी पढ़ाऊँगा नहीं, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये मैं ये चीज़ जो है, ये आपको ज़्यादातर नहीं बोलते हैं लोग, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ रियल एप्लीकेशन है, देखिए डे टू डे लाइफ में ये कहाँ पे यूज होती है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना? दिमाग में होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन यूज कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले आप ये दिमाग में रखना, ये एयर ट्रैफिक के केस में यूज होता है। एयर ट्रैफिक का केस मतलब जैसे एयरप्लेन्स होते हैं, ठीक है? वो किसी पर्टिकुलर रूट को फॉलो करते हैं जो दिखता नहीं है, लेकिन उनके जो है, जो आगे उनका जो डिस्प्ले होता है ना, वहां पे लगा होता है कि आपको कौन से रूट के थ्रू जो है आपको जाना है। सपोज कोई फ्लाइट है जो कश्मीर से दिल्ली जा रही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो पहले कहीं और जाएगा फिर कहीं और, नहीं, उसके लिए एक एक सेट ऑफ जो है पॉइंट्स होते हैं, और उन्हीं के थ्रू रूट बनता है, उसी रूट के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से कंट्रोल करते हैं। तो ये असल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही हिस्सा है। तो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कि एक फ्लाइट कब आएगी, वहां से कोई फ्लाइट आ रही होगी, ठीक है, उसको किस रास्ते से भेजना होगा, ठीक है, ऐसे करके जो है एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद रखना इस बात को, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन कोई पूछ लेता है। तो और दूसरी बात, मैप्स बनाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है। जैसे अगर आपको इंडिया का मैप बनाना होगा, कौन सी स्टेट कहाँ पे मतलब रखनी है, क्या करना है, ये सारा कुछ जो है ना कोऑर्डिनेट्स की मदद से ही हम कर सकते हैं। तो मैप्स बनाने के लिए, कार्टोग्राफी भी इसको बोलते हैं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है जीपीएस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है? ग्लोबल पोजिशनिंग पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में सपोज आप अभी फोन चला रहे हैं, ठीक है? आपके फोन में एक ऑप्शन आता है लोकेशन वाला, ठीक है? अगर आप लोकेशन ऑन करोगे ना, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दोगे, तो मैं मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन से पॉइंट पे हो। ये कैसे मुझे पता चला? ठीक है, ये मुझे पता चला कोऑर्डिनेट्स की मदद से। जहां पे भी आप हो, जो अर्थ है ना, अर्थ पॉलिटिक जो जियोग्राफी का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा रहा हूं आपको, देखो अर्थ जो है, इसको हमने डिवाइड किया है ऐसे भी हॉरिजॉन्टली, और ऐसे करके वर्टिकली भी, ठीक है ना, किया है ना? तो इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स और इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो बनाते हैं ये ग्रिड। अब ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर आप सपोज यहाँ पे है अभी इस वाले पॉइंट पे, तो आपने लोकेशन ऑन की, मुझे ये वाले पॉइंट की लोकेशन आ जाएगी। बात समझ आ रही है? इसी ग्रिड की मदद से, ठीक है? तो असल में मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स की मदद से मैं देख पा रहा हूँ कि आप कौन सी पोजीशन, आप कहाँ पे है, ठीक है ना? तो ये जीपीएस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो एप्लीकेशन है, आउटर स्पेस में भी इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ऐसे ही लैंड प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, उसके लिए एप्लीकेशन। हाँ, एक और, नेवल इंजीनियरिंग, नेवल इंजीनियरिंग, ठीक है? सपोज आप समंदर में है, सी में है, ठीक है? आप समंदर में आप हो गए, आपको नहीं पता है कहाँ जाना है। अगर आपके पास कंपास है, कंपास की मदद से आप पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन आजकल की इंजीनियरिंग में एग्जैक्ट पॉइंट्स हमें पता होते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है। कहीं इंसान गुम हो ही नहीं सकता है, ठीक है? तो वो है बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। बात समझ आ रही है? गेम्स में, गेम्स में जो आप देखते हो ना, बहुत सारी गेम्स जैसे पबजी वगैरह, फ्री फायर वगैरह खेलते हो आप, किस पॉइंट से कहाँ, किस पॉइंट से कहाँ तक जाना है वगैरह, ये सारा कुछ जो है ना कोऑर्डिनेट्स की मदद से ही, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से ही कर सकते हैं हम, ठीक है? ऐसे ही जो प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस वगैरह जो हम करते हैं, ठीक है, उसमें जैसे प्रोजेक्टर पे सामने कोई इमेज लाना वगैरह, या अर्थ की कोई प्रोजेक्शन बनाना, या फिर टेक्स्ट ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। और इंजीनियरिंग में इसका पर्पस है बहुत ज्यादा डिजाइन। अगर आपको सपोज मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको डिजाइन बना के दूंगा, ठीक है,
आपको 2D डिजाइन से 3D डिजाइन बना के दूंगा, तो उसमें भी यूज होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही। और सबसे अहम पॉइंट जो मैं आपको बोलने वाला हूं, वो कान खोल के अभी सुन लो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इस हिसाब से कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अब, वो है कि अगर आपको सपोज अगर आप कंट्री ए हैं और आप बी कंट्री हैं, ठीक है, और ये दूसरी बी कंट्री है, आपको क्या करना है, वॉर छिड़ गया, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है अभी, ठीक है, अगर वॉर छिड़ गया तो इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट को बी पॉइंट की लोकेशन तो नहीं पता है, ठीक है, पता है इस हिसाब से कि कहां पे है मैप में, लेकिन अंदर तो कभी नहीं गया है ना। अब यहां से फाइटर प्लेन जाते हैं, ठीक है ना, फाइटर प्लेन जाते हैं और वहां जाके वो बॉम्ब फेंक के आते हैं, या फिर यहीं से मिसाइल्स को गाइड करके यहाँ पे छोड़ते हैं, सुपरसोनिक सबसोनिक जो भी मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पर छोड़ते हैं, ठीक है, और वो बराबर पिन पॉइंट एक्यूरेसी की मदद से वो वहीं पे टारगेट पे ही गिरते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बात समझ आ रही है? कोऑर्डिनेट्स जब आपको इस ये जो कंट्री है इसके सारे कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो आप यहां से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दोगे कंप्यूटर में, और वही कोऑर्डिनेट का जो चिप है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो लगा होता है रॉकेट्स में, वो लगा होता है फाइटर प्लेन्स में, वो बराबर उसी कोऑर्डिनेट पे जाके अटैक कर देते हैं और वहीं पे एक्सप्लोड हो जाते हैं। हाँ, इन केस अगर वो एयर में एक्सप्लोड हो गए बिकॉज ऑफ लाइक डिफेंस सिस्टम, जो अगर किसी कंट्री का अच्छा डिफेंस सिस्टम है तो वो उसको रोक सकते हैं, अदरवाइज वो उसी पॉइंट पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो है वॉर कर सकते हैं। हाँ, पॉइंट प्लस माइनस कुछ पॉइंट्स की डिफरेंस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो अटैक करते हैं। तो ये जो है ना, ये सारा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से ही हम कर सकते हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद जीआईएस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। दो चीजें जो आज रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है, जीपीएस और जीआईएस, ये है रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये था इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा। थोड़ा सा मैं आपको और बोलूंगा कि इसमें हमने पढ़ा क्या क्या। हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ी, इसमें हमने मिड पॉइंट एमपीटी मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ी, सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, और रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारा हमने पढ़ा। इसके इस पे अब क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन में ये फॉर्मूलाज यूज होंगी। अब आई होप कि आपको ये आसानी होगी समझने के लिए, ये जो चैप्टर है ये आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।